एक ऐसी कंपनी जिसके आज 10,000 से भी ज्यादा प्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसी कंपनी जिसके प्लेन के जरिए ही जापान से हिरोशिमा और नागासाकी में कहर भर पाया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोइंग कंपनी की, जो आज प्लेन के साथ साथ मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स भी बनाते हैं। इस कंपनी का सफलता के साथ साथ विवादों से भी गहरा नाता रहा है और जिसकी फैक्ट्री लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में और करते हैं हम भी इस कंपनी की फैक्ट्री की सैर। दोस्तों, बोइंग कंपनी ने उड़ान तो लगभग एक सदी पहले ही भर ली थी। बात तब की है जब साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी थी। तो अमेरिका के कारोबारी विलियम ई बोइंग के मन में विमानों को तैयार करने वाली कंपनी की शुरुआत करने का ख्याल आया था और बस 1916 में उन्होंने एरो प्रोडक्ट्स नाम से एक कंपनी बनाई। एक साल के अंदर ही 1917 में पहला प्लेन बना दिया था और तब इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रखा गया था। बोइंग की जब शुरुआत हुई थी, ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जर्मनी के मुकाबले प्लेन टेक्नोलॉजी में काफी पीछे था। उस समय वर्ल्ड वॉर के कारण प्लेन की डिमांड बढ़ी। फिर इसी समय कंपनी को प्लेन तैयार करने के 50 ऑर्डर मिले और यहीं से शुरू हुआ बोइंग का आसमानी सफर। यही कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वर्ल्ड वॉर के इस ऑर्डर को पूरा करने के बाद इस कंपनी का काम जम गया था और इस कारण कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोइंग ने कमर्शियल विमान बनाने शुरू किए और समय के साथ बोइंग ने अपने आप को एक्सपेंड करना जारी रखा था। अब तक काम बोइंग का अच्छा चल रहा था कि फिर आया साल 1945, जब जापान के हिरोशिमा पर पहला एटम बॉम्ब गिराया गया था। दिन था 6 अगस्त का, जब जापान पर यह आफत आई थी। आपको बता दें कि जापान पर जिस प्लेन से ये बम गिराया गया था उसका नाम था एनोला गे, जो बोइंग का B-29 सुपर फोर्ट्रेस प्लेन था। इसी के जरिए ही नागासाकी पर भी 3 दिन बाद एक और एटम बम गिराया गया था। उस समय बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन था। इसमें कई नए फीचर्स थे, जिनमें बंदूकें भी शामिल थी, जिन्हें रिमोट से फायर किया जा सकता था। ये प्लेन तब 220 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाने में कैपेबल था। आपको बता दें कि फिलहाल बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे को अमेरिका के एयर डिफेंस स्पेस म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, अगर आपने कभी इन कंपनी के विमानों के नाम पर ध्यान दिया हो कि इस कंपनी के हर विमान का नाम 7 से ही शुरू होता है और आखिर में भी 7 पर ही खत्म होता है। दरअसल दोस्तों, बोइंग विमान के नंबरों के नामकरण के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। शुरुआती दौर में कंपनी सीरीज के मुताबिक विमानों को नंबर देती थी, लेकिन 1945 के बाद जब पहले कमर्शियल जेट के लिए नाम सोचा गया, उसका नाम मॉडल 700 रखा गया। लेकिन मार्केटिंग टीम को यह नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इस मॉडल को 707 नाम दिया। इस तरह विमान के नाम 7 से शुरू और 7 पर खत्म होने वाले नाम रखे जाने लगे और 77 फॉर्मूला चलन में आया था। साल 1950 में बोइंग ने 707 के साथ पहला जेट लाइनर निकाला। इसके बारे में कहा जाता है कि 707 बोइंग का इस सीरीज का 7वां एयरक्राफ्ट था। उस वक्त तक और काफी समय तक लोग सिर्फ यही समझते रहे कि 707 नंबर यात्रियों की उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक बोइंग जेट में सफर कर सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। बोइंग ने नंबर 7 का प्रयोग सुविधा के मकसद से किया था। आपको बता दें कि इस नंबर के रखे जाने से पहले बोइंग के शुरुआती मॉडल्स में 100 नंबर से शुरुआत होती थी। सिंगल विंग डिजाइन के लिए बोइंग 200 का प्रयोग करती थी, जबकि 300 और 400 कमर्शियल प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट होते थे। 500 नंबर का प्रयोग टर्बो इंजन एयरक्राफ्ट के लिए होता है। 600 यानी मिसाइल और रॉकेट से चलने वाली डिवाइस। 700 यानी कि कमर्शियल जेटलाइनर। दोस्तों, अब अगर बोइंग के भारत से कनेक्शन की बात करें तो 107 साल पुरानी बोइंग भारत में करीब 8 दशकों से मौजूद है। वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा फ्रांसिस कंपनी एयरबस के प्लेन इस्तेमाल होते हैं। इस तरफ जहां भारतीय एयरलाइंस के पास 478 एयरबस हैं, वहीं दूसरी ओर 135 विमान बोइंग के हैं। जल्दी 220 बोइंग प्लेन भारत आने वाले हैं। हाल ही में एयर इंडिया की हुई इस नई डील के बाद बोइंग विमानों की संख्या और बढ़ने वाली है। दोस्तों, भारत में समय सिर्फ 4% लोग ही प्लेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये नंबर काफी आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में इस कंपनी का बिजनेस भारत में और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय में दोस्तों, यह कंपनी सिर्फ कमर्शियल प्लेन ही नहीं बनाती है, बल्कि और भी तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ, मौजूदा समय में बोइंग 4 सेक्टर में कमा रही है। इसमें कमर्शियल एयरप्लेन्स, डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल सर्विस और बोइंग कैपिटल शामिल है। कमर्शियल प्लेन्स में बोइंग फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन 737, 737 मैक्स, 7478, 767, 777, 777X, 787 फाइटर्स और बिजनेस जेट्स बनाती है। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, पर बोइंग की सबसे ज्यादा कमाई प्लेन बेचने से नहीं बल्कि डिफेंस डील से होती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। यह सैटेलाइट, रॉकेट, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और मिसाइल भी बनाती है। दोस्तों, बोइंग कंपनी जहां अपने कमर्शियल प्लेन्स के लिए और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के रूप में फेमस है, उतनी ही अपनी एक फैक्ट्री के लिए भी फेमस है जहां पर प्लेन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं।
वॉशिंगटन स्थित बोइंग की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है। 98.3 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में 1967 में बोइंग का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। दरअसल बोइंग के 747 को दुनिया का पहला जंबो जेट कहा जाता है। ये पहला विमान था जो एक साथ 400 या इससे भी ज्यादा लोगों को लेकर उड़ान भर सकता था। और जब कंपनी ने इसको बनाने का फैसला किया था तो इसके लिए एक बड़े कारखाने की जरूरत पड़ी थी। कंपनी ने ये जंबो जेट बनाने पर 1967 में काम शुरू किया था। उस वक्त कंपनी के हेड थे बिल एलन। बिल को समय महसूस हुआ कि इतना बड़ा विमान बनाने के लिए बड़ी सी जगह भी चाहिए। बिल ने इसके लिए अमेरिका की कारोबारी शहर सिएटल के करीब एक जंगली ठिकाने को चुना। आपको बता दें कि ये जगह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए एक एयरपोर्ट के करीब थी। बोइंग 747 प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड इंजीनियर को सटर के मुताबिक उस जगह तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क भर थी। रेलवे लाइन तो थी नहीं और उस समय इलाके में जंगली सुअरों का रास्ता। आपको बता दें कि जब इस कारखाने को बनाने का काम शुरू हुआ तो जंबो जेट के ढांचे को बनाने पर काम पहले ही शुरू हो गया था। यानी बोइंग को विमान तो बनाना ही था, इसे बनाने का कारखाना भी साथ साथ ही बनाना था। आज एवरेट स्थित बोइंग की एक फैक्ट्री गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। ये फैक्ट्री 472 मिलियन क्यूबिक फीट इलाके में फैली है। दोस्तों, इस फैक्ट्री की तुलना फ्रांस का वर्साइल प्लेस, वेटिकन शहर और डिज्नीलैंड जैसे ठिकानों से की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी पर ये इतनी बड़ी है कि इसमें इंग्लैंड के मशहूर विंबल स्टेडियम जैसे 13 स्टेडियम समा सकते हैं। एवरेट की इस बड़ी सी फैक्ट्री में आज भी जंबो जेट बनाए जाते हैं, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। आज तो इस कारखाने में छोटे 767, 777 और 787 मॉडल के विमान बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम किया जाता है, जिसमें ए शिफ्ट में 10,000 लोग काम करते हैं। एवरेट स्थित बोइंग की फैक्ट्री की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1300 साइकिलें रखी गई हैं। इस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए बहुत से लोग हर साल जाते भी हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री अपने आप में ही एक देखने की जगह बन चुकी है। दोस्तों, भले ही बोइंग काफी फेमस कंपनी हो, लेकिन इस कंपनी का विवादों से भी काफी पुराना नाता रहा है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ साथ बोइंग सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ती रही, लेकिन इसके साथ विवाद भी जुड़ते गए। दुनिया में बोइंग के कई विमान हादसे की वजह बन गए। बोइंग का 737 मैक्स मॉडल सबसे ज्यादा विवादों में रहा। साल 2018 में इंडोनेशिया और साल 2019 में इथोपिया में विमान हादसे में 346 लोगों की मौत हुई थी। इन घटनाओं के बाद 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक कोई उड़ान नहीं भर पाए थे। इसके बाद कंपनी ने इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए थे और तब जाकर साल 2021 में फिर से इस मॉडल की उड़ानें शुरू हुई थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का सिर्फ 737 मैक्स मॉडल ही हादसों की वजह बना, बल्कि और भी मॉडल्स लोगों की जान के दुश्मन बने हैं। एविएशन की हिस्ट्री में अब तक कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक दुर्घटना जिसे याद कर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं, वो थी टेनेरिफ एयरपोर्ट एक्सीडेंट। तारीख थी 27 मार्च और साल 1977, जब स्पेन के टेनेरिफ के रनवे पर 2 बोइंग 747 विमान आपस में टकरा गए थे। ये हादसा हुआ जब पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आए। KLM बोइंग ने टेक ऑफ रन शुरू की, पर तब तक पैन अमेरिकन फ्लाइट रनवे से हटी नहीं थी। पायलट की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हो गई थी। ये एविएशन हिस्ट्री का वो दर्दनाक हादसा बना था जिसमें पलक झपकते ही कई जिंदगियां खत्म हो गई थी। और इस तरह इस कंपनी के साथ काफी विवाद साथ जुड़े, लेकिन आज भी ये कंपनी एयरबस कंपनी के साथ साथ प्लेन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर कब्जा किए हुए है। क्या लगता है दोस्तों कि क्या कभी कोई और दूसरे प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस कंपनी को टक्कर दे पाएगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।